में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयराम। पाकिस्तान में आतंकियों की भाषा पाकिस्तान सरकार से ही मिलती जुलती नजर आ रही है। एक मुंबई को आजाद करवाने की बेसर पैर की बात करता है तो दूसरे को कश्मीर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का हनन उसे नजर ही नहीं आ रहा। दरअसल पाकिस्तान को सिर्फ कश्मीर ही दिखता है क्योंकि उसे वहां नफरत की आग जो फैलानी है, क्योंकि उसे सुकून भरा हिंदुस्तान अच्छा ही नहीं लगता। हाफिज की गिदड़ भपकी भी नई बात नहीं है। बात तो पाकिस्तान सरकार की है जो हाफिज जैसे लोगों को तवज्जो दे रही है और बात करना चाहती है कश्मीर पर। यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। बौखलाया हाफिज, डर गया पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का मामला उठाकर पाकिस्तान की दुखती रग छेड़ दी है। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बलूचिस्तान का मामला उठने से पूरे पाकिस्तान में खलबली मची है, लेकिन इस पर अब पाकिस्तान से कुछ कहते नहीं बन रहा है तो आतंकी चीफ हाफिज सईद सामने आया है। मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लिया, गिलगित बल्तिस्तान का नाम लिया और कश्मीर जो आजाद है, जहां कोई झगड़ा नहीं, इसका नाम लिया। ये सिंध का चेयरमैन अगर ये कहता है कि मैंने बंबई आजाद करवाना है, मैंने सिंध के वो इलाके जो इंडिया के कब्जे में हैं ये आजाद करवाने हैं, तो हक बनता है कि आज हम भी खुद कर दुनिया के सामने ये बात करें। हाफिज की इन बातों का हिंदुस्तान पर कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आई एक और बाइट सुनिए। कश्मीर में बातचीत होनी चाहिए और कश्मीर एक ऐसा मसला है जिससे कश्मीरियों के उनकी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए और यही हमारी हमेशा से ये पोजीशन रही है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू और कश्मीर पे बातचीत का सिलसिला जिस तरह पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है उस तरह बातचीत का मसला आगे। यानी पड़ोसी मुल्क की बात की शर्त अब भी वही है जिसकी रट पाकिस्तान सालों से लगाता रहा है। जाहिर है पाकिस्तान से बात कम से कम कश्मीर पर तो नहीं होगी, तो फिर पाकिस्तान को कैसे देना होगा जवाब? क्या होनी चाहिए उसकी भाषा? महबूबा मुफ्ती के पास इसका जवाब मौजूद है। जबकि कश्मीर में इतने हालात खराब हुए और पाकिस्तान खुल के उन हालात को ठीक करने के बजाय उसमें कोशिश कर रहे थे ज्यादा प्रोवोकेशन हो, तो पाकिस्तान ने फिर एक सुनहरी मौका अपने हाथ से जाने दिया, बजाय इसके कि वो राजनाथ जी से मिलके बात करते। अब तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया और उधर हाफिज सईद है जो कि मुंबई पर ही अपना दावा ठोक रहे हैं। इस बड़ी बहस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद जाफर इस्लाम बीजेपी से, बीडी बिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, वहीं कमर आगा भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, मेहर तरार सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान भी जुड़ रहे हैं और इसके अलावा कांग्रेस से राजीव त्यागी भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं। मेहर तरार, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे सवाल करना चाहूंगी, हाफिज अगर ऐसे ही बयान देते रहेंगे, मुंबई पर अपना दावा ठोक रहे हैं और ऐसे बयानों के बाद आपको कैसे लगता है कि दोनों देश के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे? क्यों सरकार हाफिज पर रोक नहीं लगाती? ये जी मेहर बोलिए। जी हाफिज सईद के ऑनेस्टली जिस वक्त आप लोग बयानात की बात करते हैं तो हमें आप लोगों के थ्रू पता चलता है, क्योंकि बहुत दफा मैंने ये बात रिपीट किया कि पाकिस्तान मीडिया में कहीं पे किसी जगह पे हाफिज सईद और उसकी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक्टिविटी कभी भी कवर नहीं, अब बहुत अच्छे से कवर नहीं करते। लेकिन द फैक्ट कि वो इस तरह की बातें खुले आम पाकिस्तान में वो या उनके साथ रिलेटेड कोई भी इंसान करता है
उनकी कंप्लीटली कैटेगोरिकली पाकिस्तान गवर्नमेंट को या जो भी अथॉरिटी है, आई गेस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, दे शुड कंडेम दीज स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये पाकिस्तान की नेशनल एक्शन प्लान के रिट्रीब्यूशन है, आउटराइट रिलिगेशन है उस बात की कि कोई भी इंसान पाकिस्तान में बैठ के किसी किस्म के आर्म स्ट्रगल की किसी भी जगह में बात करें तो वो आर्म स्ट्रगल जिहाद है, बल्कि टेररिज्म ही जाती है ना जब आप किसी मुल्क पे हमला करते हो, ये उसको कोई भी नाम दे, तो ऑफकोर्स उसकी जो कैटेगोरिकल कॉन्डेमनेशन होनी चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने आई होप कि आपकी गवर्नमेंट ये चीज हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी ताकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो और वो इसको कंडेम करें। हम लोग तो करते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो सुनेंगे, वो मुझे हर वक्त इस तरह के लेटर्स भी आते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं, हम आपस में कॉन्वर्सेशन भी करते हैं, मैं ट्विटर पर भी देखती हूँ। पीपल डू नॉट अप्रिशिएट सच थिंग्स कमिंग फ्रॉम हाफिज सईद, लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियर। लेकिन द फैक्ट कि वो खुलेआम ये बातें कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे चौथे दिन करते हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो उनको इजाजत दे रहा है करने की ना, तो नहीं देनी चाहिए। आई थिंक इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। जी मेहर, बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल मेरा सवाल जो है वो राज कादियान साहब से। राज कादियान जी, पाकिस्तान कितनी बार भारत से मुंह की खा भी चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान जो है भारत के लिए दिन ब दिन नई मुसीबतें पैदा करता है। भारत को पाकिस्तान का ऐसा कौन सा इलाज करना चाहिए जिससे कि वो अपनी करतूतें जो है उन पर विराम लगा दे, अपनी हरकतों से बाज आ जाए? आज के दिन पाकिस्तान हताश हुआ है, वो फ्रस्ट्रेटेड है जी। और जब जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो कभी रीजनेबल बात नहीं करते हैं। हाफिज सईद तो उनका अनगाइडेड मिसाइल है। आज उसने बॉम्बे मांगा है, कल वो दिल्ली मांगेगा, परसों मद्रास। अच्छी बात है, दोनों देश इकट्ठा हो जाएंगे, इनकी टू नेशन थ्योरी टूट जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की अभी दुखती हुई रग पर उंगली रखी गई है। ये हमेशा पिछले 70 साल से कश्मीर का शोर मचाते आए थे। बलूचिस्तान जो कि इनका सबसे बड़ा प्रोविंस है, 44% एरिया बलूचिस्तान का है इनके प्रोविंसेस में जी। पॉपुलेशन सिर्फ 5% है। वो 1948 से लेकर बार बार इंसर्जेंसी कर चुके हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। अगर वो कश्मीर के हक के बारे में लड़ रहे हैं या बोल रहे हैं, लड़े भी हैं कई बार, तो बलूचिस्तान को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये तो अभी आज पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपने 22 ऑनवॉयज भेजेंगे पूरी दुनिया में मुल्कों को बताने के लिए कश्मीर की समस्या के बारे में। मेरी सलाह उनसे है कि उनको सवालात देने के अलावा एक ब्रीफ भी देना बलूचिस्तान का, क्योंकि वो लोग आपकी बात सुन के आपसे सवाल भी पूछेंगे जी। कि आप इतना चिल्ला रहे हो कश्मीर के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में भी कुछ बोलो। मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। जो इन्होंने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के साथ किया था, वही ये बलूचिस्तान के साथ करते आए। अगर उस वक्त ये उनकी मान मांग लेते, मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनाते, तो शायद पाकिस्तान आज भी एक होता। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान टूटा है, ये फिर टूटेगा। जी जी जी, पाकिस्तान को जो है अपने इतिहास से ही सीखने की यहाँ पर जरूरत है। कमर, अगर आपके पास आना चाहूंगी, हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, क्या भारत को उस पर बोलने का हक नहीं है? क्योंकि बलोच नेताओं ने भी यहाँ पर हमने देखा कि पीएम मोदी को शुक्रिया कहा था। देखिए, बलूचिस्तान का यहाँ तक सवाल है, भारत ने वहाँ पे केवल ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं उनके ऊपर बात की जी। लेकिन ये कि वहाँ पे एक आग सी लग गई जिस उनके स्टेटमेंट देते ही। सबसे बड़ी बात ये हुई कि बलूचिस्तान से जो लोगों ने जो उसकी सराहना की, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वहाँ के जितने भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं या वो लोग जो वहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, जो इसलिए कि वहाँ पे के जो लीडर्स हैं और वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर अधिकतर जेलों में हैं। वहाँ के ऊपर जिस तरीके का दमन हो रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेशन हो रहा है, ये इस पूरे साउथ एशिया में कहीं इस तरह की बात सुनने में नहीं आती। वहाँ पे जिस तरीके से दबाया जा रहा है, वहाँ पे तो कोई बोल नहीं सकता, न कर सकता है। आर्मी अलग डिप्लॉयड है। और यही नहीं, बल्कि उनका जो सबसे बड़ा लीडर था अकबर बुख्ती, जिसको उनको जिस तरीके से शहीद किया गया, उनको जिस तरीके से मारा गया, एक बहुत अफसोसनाक बात है। भारत का बलूचिस्तान के लोगों से बहुत पुराना संबंध है।
बलूच कभी चाहते नहीं थे कि वो भारत से अलग हों। उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्जा किया गया 48 में, पाकिस्तान की सेना ने जाके किया। वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, हालांकि जिन्ना साहब खुद गए थे उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया था और बाद तक वो राज़ी नहीं हो रहे थे। फिर बाद में इन्हीं ने फौज भेज के उसके ऊपर कब्जा किया। तो वहाँ के लोगों का मानना ये है कि वो ऑक्युपाइड टेरिटरी है जिसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान की फौज का कब्जा है, और वो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट था, फिर उसके बाद वहाँ पे इस्लामिक मूवमेंट लाया गया उसको दबाने के लिए। अब दोबारा से वहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट फिर से इमर्ज हो रहा है और वो भारत की तरफ दोबारा से देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको मॉरल सपोर्ट कम से कम भारत उनको दे। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से उन लोगों ने जो नारे लगाए और जिस तरह के बातें, आज जर्मनी में जिस तरीके के डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं आजकल, वो बलूच वहाँ पे या यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह की खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर यही लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए एकदम दुखती रग पे जो है हाथ रख दिया गया है, जैसे ही बलूचिस्तान का जिक्र किया गया। बीडी मिश्रा, आपके पास आना चाहूंगी। हाफिज जैसे आतंकियों को पाकिस्तान आखिरकार कब तक समर्थन देता रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान से अब तो कोई बात हो ही नहीं पाएगी। भारत का बिल्कुल स्टैंड एक बार क्लियर हो चुका है कि ना वो कश्मीर के बारे में बात करना चाहते हो। जब तक पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो ऐसे में अब क्या ये रिश्ते ऐसे ही चलते रहेंगे, इसका कोई हल नहीं निकाला जाएगा? आपने 3 सवाल किए हैं। पहले तो बलूचिस्तान पर जो बात हो रही थी जी, उस पर मैं एक छोटी टिप्पणी करूंगा, और फिर जो आपका सवाल है कि रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा और हाफिज सईद जो कह रहा है ये इसका क्या होगा जी। पहले बलूचिस्तान पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद वायसराय से ये प्लीड किया था कि वो उसको एक सॉवरेन स्टेट बनाया जाए, और उसी के तहत 227 डेज तक बलूचिस्तान का खनाते कलात का वहां का झंडा कराची में जो कैपिटल थी पाकिस्तान की, वहां पर 227 डेज तक एम्बेसडर वहां पर था। फिर उसके बाद जिन्ना साहब ने अटैक किया साउथ बलूचिस्तान को, और 27 अप्रैल 1948 को उनको जबरदस्ती उनसे साइन करा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो रियलिटी ये है। दूसरी बात, मोहतरमा तरार ने अभी बड़े अच्छाई से कहा कि भाई हाफिज सईद के बारे में आप लोग क्यों इतना करते हैं, हमारे यहाँ तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन एक बात मैडम ने नहीं बताया कि फिर वो इतने खुले दिल से, इतने स्वच्छंदता से वो क्यों रोज ऐसा स्टेटमेंट देता है। शायद वो ये नहीं कह पाई कि उनके यहाँ जो आजकल 3 तरीके की गवर्नमेंट है। एक डी जूरे गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की, एक डी फैक्टो गवर्नमेंट है जो कि आर्मी की है राहिल शरीफ की, और वहां पर एक डी सॉवरेन गवर्नमेंट है और वो आतंकवादियों की है जिसमें हाफिज सईद शामिल है और बाकी लोग शामिल हैं, तमाम उनकी एक लिस्ट है। तो वहां पर ये उनकी आर्मी के ये एसेट्स हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। आर्मी उनका कभी अफोर्ड नहीं कर सकती उनको लूज करना, और वहां की आर्मी की अहमियत, उनकी जो एक एग्जिस्टेंस है वो इसीलिए है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते रहें। और उनकी आवाम को जो सबसे अपीलिंग उनका नारा होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगाड़ने में, वो कश्मीर है। इसलिए वो कश्मीर की बात करते हैं। और जहां तक बॉम्बे का सवाल है और हाफिज सईद के कहने का सवाल है कि बॉम्बे भी हम तोड़ देंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम बलूचिस्तान की बात न उठाएं और हम यस कहें पाकिस्तान को, तो हमको कौन सी सनद देंगे? और उसके अलावा इन्होंने हमारे लिए कौन सा सितम एक ढाएंगे अगर हम बलूचिस्तान का उठाते हैं नारा? भारत इससे डरने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, 1947 में इन्होंने जब अटैक किया इंडिया पर, तो हमने कौन बलूचिस्तान का नारा लगाया था? उसके बाद 65 में अटैक किया तो हमने कौन बलूचिस्तान का नारा लगाया था? 71 में अटैक किया तो कौन सा बलूचिस्तान था? कारगिल में अटैक किया तो कौन बलूचिस्तान था? उसके अलावा जब 47 में हमने इनकी आर्मी को उरी तक ढकेला तो इन्होंने कौन सा हमको सनद दिया? जब 65 में हाजी पीर पास कैप्चर किया तो इनका क्या जवाब रहा? 71 में जब 93,000 प्रिजनर्स आए तो इनका क्या रिएक्शन रहा? कारगिल में इन्होंने अपने सोल्जर्स की जो इंडियन आर्मी ने मारे, वहां पर वार में उनकी बॉडी तक नहीं क्लेम किया। बिल्कुल, पाकिस्तान का जो है वो दोहरा रवैया, मैं कहना यह चाहता हूं वो हमने हमेशा
देखा है? ये अपने जाल में फंसे हुए हैं, वहाँ की आर्मी से आगे निकल नहीं सकते हैं, वहाँ की ISI इनको स्टेट समझती है, इसलिए सब हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। हाफिज सईद को लेके हम बात कर चुके हैं। हाफिज सईद के जितने भी स्टेटमेंट आते हैं पाकिस्तान की सरकार ज्यादातर उससे वाकिफ नहीं रखती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो है वो उस पर लगाम भी लगाने की कोशिश नहीं कर रही है। हमने अक्सर देखा है भारत जो है बार बार हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान की सरकार से बात भी करता रहा है। क्या कहना है आपका इस बारे में? वो मैंने शुरू में ही बड़ा इसलिए कह दिया था, बट इनको आपके चैनल पे आके लोग वो सारी बातें करते हैं जो मैंने असल जिंदगी में इंडियंस में अपने साथ स्टेट्स में, इनमें मैं आपके कसौली में जनरल्स को भी मिली, आपके रॉ पेपर चीफ को भी मिली, आपके पॉलिटिशियंस को भी मिली वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रिप्स में। आई हैव टॉक टू अ नंबर ऑफ इंडियंस, अनलाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस ऑन योर पैनल हु हैव नेवर रियली टॉक टू अ पाकिस्तानी। मैंने तो आज तक किसी के अंदर इस तरह की नेगेटिविटी नहीं देखी जो आप लोगों के टीवी चैनल्स पे दिखाई जाती है कि पाकिस्तान एक कीड़ा है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान को तबाह कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो, पाकिस्तान को सबक सिखा दो। इन बातों का क्या फायदा है? प्लीज की बातें, यस, पाकिस्तान को हाफिज सईद टाइप के लोगों को कहीं बंद कर देना चाहिए और उनकी जबान हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। तो वो पाकिस्तान में अगर किसी हिसाब से, किसी एंगल से, किसी चैनल पे लोगों के लिए इम्पोर्टेंस होता तो हमें पता होता ना। मैं एक अखबार की एडिटर हूँ, मुझे तो नहीं पता, मुझे हमारे तक एक खबर पहुंची, हमें क्यों नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है? बिकॉज दैट मीन्स नोबडी इज कवरिंग व्हाट ही इज डूइंग। एंड एक दफा अगर आप लोगों के लिए एज ए सिंसियर पाकिस्तानी जो कि सिंसियर वेल विशर ऑफ इंडिया जो कि चाहती पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पीस हो, आई वुड लाइक टू से टू यू अगर जस्ट वन सेकेंड मैं एक सेकेंड आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए ये बड़ा सीरियस स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। लश्कर तैयबा ने बम्बई के अंदर जो कुछ किया था हम सब जानते हैं, अभी कोई नहीं भारत वाला भूला है। और जिसमें जिस तरीके से 166 लोग मरे थे, जिसमें कई नेशनलिटीज के थे। दूसरी बात ये भी है कि हाफिज सईद का ये स्टेटमेंट बॉम्बे के बारे में आना, ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट है। मैं समझता हूँ यहाँ पे लोगों को एक बार दोबारा से बॉम्बे की जो हुआ था उसकी याद ताजा कराते हैं। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, बहस का एक दूसरा एंगल भी हमें यहाँ पर लेना है। हमारे साथ राजीव त्यागी जुड़े हैं। राजीव जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जफर इस्लाम जी का क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि सरकार का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना जो है पहले ज्यादा जरूरी है। हाफिज सईद ऐसे अजीब से बयान दे देते हैं, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। 50 दिन से कश्मीर भी जल रहा है, लेकिन अमन की सरकार की जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हो रही हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से हमारी सरकार बनी है 2014 में, हमने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान से। जो भी दोस्ती के हाथ बढ़ाने के लिए जो कोशिशें हो सकती थी हमारे प्रधानमंत्री ने की, चाहे वो बेतकल्लुफी का रिश्ता हो, चाहे बैक चैनल डिप्लोमेसी हो, या फिर ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि दोनों मुल्कों के बीच में जो इख्तिलाफात है उसको कम करने के लिए जितनी भी कोशिशें हो सकती थी, हत्ता कोशिश हमारी सरकार ने की। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद से इनिशिएटिव लिया उस बारे में। लेकिन पाकिस्तान को फ्रेंडलीनेस की जगह पे फ्रेंडलीनेस का जवाब देने के लिए नहीं दिया। उसने हमारी दोस्ती के लिए की जगह पर हमारे साथ दुश्मनी का एक पहल किया। हर बार हमारे पहल को ठुकराते हुए पाकिस्तान ने एक गलत तरीका अपनाया और टेररिज्म का रुख देखा। और उसके जो ऐसे जो हाफिज सईद जैसे लोग हैं वो गलत बयानात देते रहते हैं और उनको यूज करके कश्मीर में एक तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की। और आज देखिए कश्मीर में जो भी हालात है उसके लिए सीधे सीधे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, ऐसे लोग जो कि ISI के इशारे पे नाचते हैं और हिंदुस्तान में जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने का कोशिश करते रहते हैं। और इनके कुछ लोग जो है कश्मीर में मुट्ठी भर लोग, वो लोग जो है इनके इशारे पे नाचते हैं और वहां पर जो पथराव करने में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सब इनके इशारे पे नाचते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो प्रॉब्लम हो रही है अभी, यहाँ पे अब आपको रोकना चाहूंगी। राजीव त्यागी का रिएक्शन मुझे जरूर चाहिए। जफर इस्लाम जिस तरह से बात कर रहे हैं, राजीव जी क्या आप इन बातों से सहमत हैं? नहीं, एक सेकंड। जी बोलिए, कहिए अपनी बात। देखिए, आप इतना कम टाइम दीजिएगा रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन को, तो फिर आप कोई जरूरत नहीं है फिर आपको किसी स्पोक्स पर्सन की। जी अपनी बात पूरी करिए, आपको पूरा मौका मिल रहा है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आज जो भी पहल हम लोग ले रहे हैं,
नहीं, हम कश्मीर में जो हालात है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि वहां हालात सुधरे। और आप देखिए जिस तरह की इनिशिएटिव हमने लिए है, चाहे हमारे होम मिनिस्टर वहां 2 बार गए, आज जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर आई थी, और जिस तरह के बयानात हमारे जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने दिया, और हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह का दुख का इजहार किया, जो उस तरह के हालात जो वहां पर है कश्मीर में, मुझे लगता है जल्दी वहां नॉर्मलसी आ जाएगी। और जो लोग उनके इशारे पे नाच रहे हैं वहां पर, उनको कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि कश्मीर के में जो प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को समझने में और सरकार की मदद करे, जो वहां पर स्ट्राइक करके रखा हुर्रियत वालों ने, उसको खत्म करना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमारी सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो दोस्ती नहीं उन्होंने नहीं करने की कोशिश की, आतंकवाद की कोशिश की। इसलिए जब तक वो आतंकवादी हम जो काम करते हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, दे विल एक्ट ऑन टेरर, तब तक हम उनसे बात नहीं करें। और हमारी एक ही पॉलिसी है अभी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है, उसको हम किसी तरह अपने हासिल करके अपने लोग जो वहां सफर कर रहे हैं उनको एक अच्छी जिंदगी देने में कामयाब हों। जफर जी, अब आपको रोकना चाहूंगी, एक बार अब मैं राजीव त्यागी जी के पास आना चाहूंगी। राजीव जी, इन्होंने जो कहा आपने पूरा बयान सुना, अब आप कितना वाकिफ हैं इस बात से कि पाकिस्तान जो है वो ही जिम्मेदार है केवल कश्मीर की जितनी भी समस्याएं, सरकार जितनी भी कोशिशें कर रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप 2 विषयों पर डिबेट कर रहे हैं, एक तो पाकिस्तान पर, एक कश्मीर पर। जी जी बिल्कुल। और इसमें दोनों विषयों पे कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद को हम सीरियस नहीं लेते हैं, वो एक आतंकवादी है, उसका भी वही हश्र होगा जो अन्य आतंकवादियों का गोली से हुआ है। पहली बात बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान सरकार का कोई नुमाइंदा बोलता तो उस पर जरूर हम रिएक्शन देते, लेकिन हाफिज सईद पे कोई रिएक्शन देने की जरूरत कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कश्मीर के विषय में, मैं कहना चाहूंगा, देखिए, आप अभी मेरे मित्र ने कहा कि पाकिस्तान में इसकी हालात है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है कश्मीर को, लेकिन एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे घर में कोई जबरदस्ती आकर के मेरे घर के कमरे को कब्जा करना चाहेगा तो मैं या तो उसका प्रतिकार करूंगा, या उसको रोकने की कोशिश करूंगा, या मैं उसको अपने कमरे में बसाऊंगा कि भाई आप बैठ जाइए, मैं डरपोक हूं और मैं कहना उसका आपका प्रतिकार नहीं कर सकता, इसलिए कहना उसका आप जैसे चाहे वैसा कर लीजिए मेरे घर में। तो ये जो चीजें है ना, देखिए, एक्सक्यूज ये लेना कि पाकिस्तान ने हालात को कंट्रोल किया है, दरअसल मोदी सरकार की एक दिक्कत रही है। जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होती है, आपकी सरकार रही है 70 साल, सत्ता में आने के बाद मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था जफर साहब, नहीं, मैं जफर साहब बीच में नहीं बोला था, जफर साहब बीच में नहीं बोला था। मैं कंप्लीट कर लूं। वो आपके देश पे, अपने देश के बारे में जिस मैं एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि लोगों को, मैं आपको कन्विंस नहीं करना चाहता हूं, मैं लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको मौका मिल चुका है, राजीव जी को एक बार बोलने का मौका दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं उनकी भी बात सुन लेते हैं। मेरी आवाज ज्यादा बुलंद है आपसे। नहीं, पहले भी मैंने कहा है, देखिए, पहले दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के विषय में, बराबर कश्मीर के विषय में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुन लीजिए पहले। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। पीडीपी से आज महबूबा मुफ्ती साहब यहां पे आई थी और प्रधानमंत्री महोदय से मिली थी। उन्होंने 2 बातें की बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात तो उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे मोदी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने दूसरी ये कही कि 22 जुलाई 2016 को जब सर्वदलीय मीटिंग हुई कश्मीर में, जो कि कश्मीर के जो लोकल दल हैं उन सबकी सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने जो 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया था वही कश्मीर समस्या को हल कर सकता है। वो 5 पॉइंट प्रोग्राम थे। जफर साहब को बताना चाहूंगा कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए जो कमेटी बनी थी इसका रिवाइवल होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो कमेटी बनी थी इसका रिवाइवल होना चाहिए, और गुड गवर्नेंस की जो कमेटी बनी थी इसका रिवाइवल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो बहुत महत्वपूर्ण है कश्मीर को लेकर उस कमेटी का रिवाइवल होना चाहिए, और साथ साथ जो रिलेशन अक्रॉस द एलओसी है उसको कैसे बेहतर किया जाए इसका काम होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूंगा जफर साहब से,
आप अलगाववादियों से बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप आईएसआई को इनवाइट करके पठानकोट बेस पे भेज देते हैं। तो आईएसआई बुरी है या अलगाववादी बुरे हैं? अलगाववादियों से पूछना चाहूंगा कि जब वो कश्मीर को जलाते हैं, क्या अपने बच्चों को भी पत्थर देने का काम करते हैं? जिससे कि बच्चों को अगर पत्थर देते हो तो हम ये मानते हैं कि अलगाववादी बड़े सीरियस हैं इसको लेकर के, लेकिन उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे और भोले वाले कश्मीरियों को वो बेवकूफ बनाएंगे। तो कश्मीर के लोगों को यह भी समझना होगा। और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी जो विपरीत दिशा में कार्य करनी है, जब तक वो एक दिशा में नहीं आएंगी, सर्वदलीय बैठक नहीं होंगी, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नहीं जाएगा, जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं होंगे, कश्मीर ऐसे ही चलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी से अपील है कि वो 31 दिन बाद बोले थे कश्मीर के विषय को लेकर के, अगर प्रधानमंत्री महोदय कश्मीर को लेकर के सर्वदलीय बैठक 10 दिन के अंदर ही बुला लेते तो इतनी बड़ी लंबी समस्या नहीं होती। जी राजीव जी, अभी आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी, समय जो है हमारे पास कम है। राज कादियान जी, आपके पास आना चाहूंगी, आखिरकार इस समस्या का हल क्या है? देखिए, पहली बात तो ये समस्या नेशनल सिक्योरिटी की है जी। ये मुद्दा एक पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है जी। ये समस्या बहुत पुरानी है, सब सरकारी पार्टियां सरकार चला सकी हैं, अभी तक ये मुद्दा उलझा हुआ है। भारत एक बड़ा देश है, ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट पहले भी हुए। नागालैंड शुरू हो गया था आजादी के फौरन बाद, और 10 साल बाद मिजोरम शुरू हो गया। साउथ में शुरू हो गया। मिजोरम की समस्या 20 साल के अंदर अंदर भारत सरकार ने सुलझा ली। 1966 में शुरू हुई थी वो समस्या। नागालैंड की समस्या बिल्कुल सुलझने वाली है। जो भी मामला बचा हुआ है, आज उनकी इंडिपेंडेंस की डिमांड खत्म है, वो इंटरस्टेट प्रॉब्लम कुछ चल रही है। ये मुद्दा हम कश्मीर में भी सुलझा लेते हैं, वही सरकार है, वही हमारे तरीके हैं। अगर वहां नहीं सुलझी है, ये पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान का हस्तक्षेप। मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर में समस्या नहीं है, वो शायद लोकल भी है समस्या, वो हमको एड्रेस करनी चाहिए। वो बड़ी पेचीदा समस्या है, उसमें रिलीजन भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें इकोनॉमी भी है, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं। जब तक हम उन सब को मिलके, सारा देश, सब पार्टियां मिलके उसकी तरफ कोई हल नहीं ढूंढेंगे, हल नहीं निकलने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सही बात आपने कही, यहीं पे आपको रोकना चाहूंगी, वक्त कम है राज जी, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा हो, सियासत से परे हमें यह लगता है कि अब इसका एक हल ढूंढना होगा, क्योंकि फिलहाल जो है इसका हल जो है वो सियासत में कहीं ना कहीं छुप गया है, गुम हो रहा है। लेकिन आतंकवाद की परेशानी जो है वो केवल एक शहर की नहीं है, एक जिले की नहीं है, बल्कि पूरे देश की परेशानी बन चुकी है। और उससे कहीं ज्यादा परेशान इस वक्त कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर जो है उस आग में जल रहा है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस वक्त जो है इसका हल ढूंढना बेहद जरूरी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।